शो आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। तो अभी तक इसके पीछे के जो भी टॉपिक हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। शब्द या शब्द समूह में जो छिपा हुआ अर्थ होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। शब्द से अर्थ का बोध होता है और अर्थ को बोधक और अर्थ को बोध्य। शब्द को बोधक और अर्थ को बोध्य कहा जाता है। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों का भी अर्थ हम आगे चल के देखेंगे। इन्हीं शब्दों के अनुरूप ही तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ। ठीक है। इन अर्थों का बोध शब्द शक्तियों द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसका बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। मतलब प्रत्येक शब्द में से जो अर्थ निकलता है, कोई भी शब्द से जो कोई अर्थ निकलता है तो उसका बोध कराने वाली, मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ ये है तो उसका वो बोध करा रही है, हमें ध्यान में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति। अतः शब्द शक्तियों के तीन भेद हुए। तो शब्द शक्तियों के तीन भेद इस प्रकार हैं। वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति अविधा, लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति व्यंजना। तो ये तीन शब्द शक्ति के प्रकार है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। मुख्य रूप से अविधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कि वाच्यार्थ कथित होता है, लक्ष्यार्थ लक्षित होता है और व्यंग्यार्थ व्यंजित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है। ठीक है। मतलब वाच्यार्थ क्या होता है, जो सीधे तौर पे हम लोगों ने कह दिया कि हाँ ये चीज़ ये है। लक्ष्यार्थ ये होता है कि हम उसका लक्षण देते हैं, मतलब कि सीधा सीधा ना कह के उसका लक्षण बताते हैं। ठीक है। और व्यंग्यार्थ वो हो गया कि जिसको हम सूचित करते हैं, ध्वनित करते हैं या प्रतीत कराते हैं। ठीक है। काव्य शास्त्र ने अविधा के लिए व्याकरण शास्त्र का सहारा लिया। अविधा के लिए व्याकरण शास्त्र का सहारा लिया, लक्षणा के लिए मीमांसा का, लेकिन व्यंजना के लिए उसने अपना अलग रास्ता बनाया। ठीक है। तो अविधा शब्द शक्ति क्या है देखते हैं। शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अविधा शब्द शक्ति है। मतलब अविधा शब्द शक्ति क्या है कि जैसे कोई शब्द आप सुनते हैं और उसका अर्थ आपको तुरंत पता चलता है, मतलब ना आपको उसका लक्षण जानने की ज़रूरत है, ना आपको उसके बारे में सूचना दी जा रही है तो आपको गैस करने की ज़रूरत है, आपको तुरंत पता चलता है। मान लीजिए कोई बोलता है यह मेज़ है, तो आपको तुरंत पता चल रहा है ये मेज़ है, आपको इसमें कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं हो रही है। तो ये क्या है, अविधा शब्द शक्ति है। दूसरे शब्दों में जब शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक प्रसिद्धिक अर्थ का बोध हो उसे अविधा कहते हैं। ठीक है। अविधा शब्द का पहला व्यापार है शब्दोच्चार के साथ ही जिस अर्थ का बोध होता है वह उस शब्द का मुख्य अथवा वाच्य अर्थ होता है। मतलब मैंने पहले बता दिया कि जैसे मतलब किसी शब्द का उच्चारण होते ही मतलब आपको जिस भी चीज़ की याद आ रही है तो मतलब वही अविधा है, अविधा शब्द शक्ति है। मतलब आपको तुरंत पता होना चाहिए कि मतलब हाँ ये कह रहा है। ठीक है। शब्द और उसके मुख्य अर्थ में जो संबंध होता है उसे वाचक वाच्य संबंध कहते हैं। शब्द वाचक होता है और मुख्यार्थ वाच्य। मतलब शब्द को वाचक बोलते हैं और जो मुख्यार्थ मतलब कि जो उसका अर्थ होता है उसको बोलते हैं वाच्य। ठीक है। अविधा शब्द शक्ति के उदाहरण, तो जैसे उदाहरण क्या हुआ कि मतलब अविधा शब्द शक्ति असल में क्या है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें बात को एकदम सीधा सीधा कहा गया कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये हो गया अविधा। ठीक है। उसके बाद जैसे ये दूसरा उदाहरण ये है कि दिवस का अवसान समीप था, मतलब कि दिन ढलने ही वाला था, गगन था कुछ लोहित हो चला, मतलब जो आकाश था वो लाल हो चला था। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ठीक है। तो इसमें सब कुछ सीधा सीधा बताया गया है। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे,
हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। मतलब इसमें भी सब बातें सीधी सीधी कही गई है, जिसको मतलब आपको पढ़ के मतलब इसका अर्थ निकालने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एक अभिधा शब्द शक्ति है। तो इसमें बताया भी गया है कि उपयुक्त पंक्तियों में अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ पूर्व विदित पहले से मालूम है। मतलब जब भी हम इस पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ आपको पहले से मालूम है। तो यहाँ ये क्या हो गया, अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अभिधा के प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि परीक्षा में अभिधा के प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो अभिधा शब्द शक्ति द्वारा 3 प्रकार के अर्थों का अर्थबोध है। पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ क्या है, ये शब्द जातिवाचक होते हैं, जैसे बालक, हाथी, बंदर आदि। मतलब रूढ़ जो शब्द है वो जातिवाचक है, जिसको मतलब एक बार बोल दिया तो आपको समझ में आ गया कि हाँ इसके बारे में बता रहे हैं, अब इसका कोई और अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यौगिक, इन शब्दों का अर्थ बोध अवयव, प्राकृत और प्रत्ययों की शक्ति के द्वारा होता है, जैसे दिवाकर, सुधांशु आदि। ठीक है, उसके बाद योग रूढ़, इसका अर्थबोध समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, जैसे जलज, वारिज आदि। इसका यौगिक अर्थ जल में उत्पन्न वस्तु है। ठीक है, परंतु योग रूढ़ अर्थ केवल कमल है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जलज का मतलब जो रियल मतलब क्या होता है कि जल में उत्पन्न कोई भी वस्तु, लेकिन जो योग रूढ़ हो गया है, मतलब जो चीज़ रूढ़ी से चली आ रही है, तो हम जलज का मतलब सिर्फ कमल ही मानते हैं। ठीक है, तो ये भी अभिधा के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अभिधा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अब अभिधा शब्द शक्ति का महत्व क्या है। कई विद्वान अभिधा की तुलना में लक्षणा और व्यंजना को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु सवाल यह है कि क्या लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को बिना अभिधा को जाने समझा जा सकता है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य देवकवि ने लिखा है। मतलब बहुत से विद्वान अभिधा और लक्षणा और व्यंजना को महत्वपूर्ण तो मानते हैं, लेकिन लक्षणा के बिना मतलब अभिधा के बिना आप लक्षणा और व्यंजना को कैसे समझ सकते हैं। तो अभी आचार्य देव की पंक्ति देखेंगे तो उन्होंने कहा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। तो ये पंक्ति याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछ ली जाती है नॉर्मली भी कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये देव की पंक्ति है। तो इन्होंने अभिधा के बारे में कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। मतलब ये सबसे अधम मतलब व्यंजना को मानते हैं और मध्य लक्षणा को मानते हैं और अभिधा को एकदम उत्तम मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी मत है कि वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है, परंतु वह चमत्कार होता है वाच्यार्थ में ही। मतलब रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि व्यंग्यार्थ मतलब व्यंजना और लक्षणा के कारण मतलब शब्द में चमत्कार आता है जब भी हम, लेकिन वो चमत्कार क्यों होता है, मतलब वाच्यार्थ में ही चमत्कार होता है, मतलब जो उसका अर्थ निकलता है उसमें ही चमत्कार होता है। ठीक है, और इस वाच्यार्थ को देने वाली अभिधा शक्ति का अपना महत्व है। मतलब ये भी अभिधा का महत्व स्वीकार करते हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, तो मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ी, लोक प्रसिद्ध या प्रयोजन उद्देश्य के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्राप्ति हो, उस शब्द शक्ति को लक्षणा कहा जाता है। मतलब कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर, मतलब जो मुख्य कुछ हम कह रहे हैं उसका जो मुख्य अर्थ निकलना चाहिए वो ना होके जो रूढ़ी या मतलब जो लोक प्रसिद्ध हो गया है और मतलब उसका कोई और ही उद्देश्य निकल रहा है, मतलब जो हम कह रहे हैं तो मतलब अन्य अर्थ की प्राप्ति हो रही है, उसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। सामान्य अर्थों में जहाँ शब्दों के मुख्य अर्थ को बाधित कर परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा कहते हैं।
लक्षणा मुख्यार्थ का व्यापार है। शब्द और लक्षणा का सीधा संबंध नहीं है, इसके बीच वाच्यार्थ स्थित है। ठीक है, लक्षण मतलब शब्द और लक्षणा का सीधा संबंध नहीं है, मतलब जो हम कह रहे हैं वो मतलब उसका सिर्फ लक्षण है, उसका मतलब रियल मतलब जो मतलब निकलेगा वो वाच्यार्थ में ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति के 3 भेद हैं: मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग, रूढ़ि या प्रयोजन। उदाहरण, यदि हम कहें कि लड़का शेर है तो इसका लक्ष्यार्थ है लड़का निडर है। यहाँ पर शेर का सामान्य अर्थ अभिष्ट नहीं है। लड़के को निडर बताने के प्रयोजन से उसके लिए शेर शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब यहाँ पे जैसे लक्षण दिखाया गया है कि जैसे हम बोलते हैं लड़का शेर है, तो मतलब उसमें जैसे शेर वाले लक्षण है, जैसे कि निडरता का लक्षण है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक तरह से इसको सीधे सीधे ना कह करके मतलब कि लड़का निडर है या मतलब डरता नहीं है, ऐसा ना बोल के हम उसको शेर से उसकी मतलब बराबरी कर रहे हैं। तो ये मतलब लक्षणा हो गया, क्योंकि ये एक तरह से लोक प्रसिद्ध भी हो गया है कि शेर मतलब बहादुर होना। ठीक है, उसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति के भेद कौन कौन से हैं? भारतीय काव्यशास्त्र में लक्षणा शब्द शक्ति के अनेक भेदों की चर्चा की गई है, परंतु मुख्य रूप से लक्षणा के 2 भेद हैं। मतलब लक्षणा के मुख्य रूप से 2 भेद हैं: रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, तो रूढ़ि लक्षणा क्या है? जहाँ किसी शब्द के नियत सांकेतिक अर्थ को त्याग कर उससे भिन्न अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ लिया जाए, जो बहुत दिनों से रूढ़ि या परंपरा से नियत हो गया हो, वहाँ रूढ़ि लक्षणा होती है। मतलब कि रूढ़ि लक्षणा क्या है कि मतलब जो सीधे सीधे ना कहकर जो मतलब जो चीज़ रूढ़ हो गई है उस चीज़ को कहना और उसका अर्थ मतलब मानना, मतलब ये रूढ़ि लक्षणा होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए, आगी बड़वाग्नि ते बड़ी है आगी पेट की, मतलब तुलसीदास कहते हैं उपरोक्त छंद में बड़वाग्नि का मुख्य अर्थ समुद्र में लगने वाली आग है, परंतु पेट में आग नहीं, भूख लगती है, इसलिए मुख्यार्थ की बाधा है, यहाँ पर लक्ष्यार्थ है। तीव्र भूख के लिए पेट में आग लगना कहना रूढ़ि है। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि मतलब पेट में आग लग रही है, मतलब आग लगी हुई है, मतलब भूख लगी है, तो हम ऐसे मतलब सीधे सीधे, या हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो पेट में चूहे सच में थोड़ी कूदते हैं, लेकिन हम एक तरह से ये एक रूढ़ हो गया है कि मतलब चूहे कूद रहे हैं मतलब आपको भूख लगी है, तो इस तरह से सबको मतलब पता भी चल रहा है, लेकिन ये एक लक्षण है। ठीक है, तो ये लक्षणा मतलब शब्द शक्ति होता है, मतलब रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होगा। उसके बाद प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा क्या है? मुख्य अर्थ को बाधित होने पर जब किसी प्रयोजन उद्देश्य के लिए किसी विशेष अभिप्राय से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले किसी भिन्न लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है तो उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ किसी शब्द का नियत अर्थ ना लेकर उससे भिन्न अर्थ या लक्ष्यार्थ किसी विशेष प्रयोजन से लिया जाए तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षण होता है। मतलब जहाँ किसी शब्द का जो मतलब सीधा सीधा अर्थ है उसको ना लेकर भिन्न अर्थ लिया जाए, मतलब लक्ष्यार्थ लिया जाए या किसी विशेष प्रयोजन से लिया जाए, किसी विशेष उद्देश्य से लिया जाए, तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। ठीक है, अब प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण क्या है? उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी, जल में अंतर्निहित हुई। ठीक है, ये लाइन है कामायनी से प्रसाद की, तो ये लाइन भी आप याद रखेंगे कि मतलब पूछा जा सकता है कि ये लाइन देखिए कि कौन से, क्योंकि कामायनी आपके सिलेबस में भी है, तो इसलिए। तो उपरोक्त छंद में प्रलय के समान समाप्त हो जाने की स्थिति का वर्णन किया गया है, जहाँ पर तीर का मुख्य अर्थ बाण है पर लक्ष्यार्थ सूर्य की किरण है। तो मतलब यहाँ पे जैसे लक्षणा में बताया गया कि तीर को ये सूर्य का किरण बता रहे हैं। ठीक है, जो कि प्रयोजनवती लक्षणा सिद्ध होता है। मतलब ये सूर्य की किरण को मतलब तीर बताने का इनका उद्देश्य है सूर्य की किरण बताना। ठीक है, उसके बाद एक और उदाहरण है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल
हे चिर पुराण हे चिर नवीन। ये पंत की लाइन है, पंत की कविता की पंक्ति है। तो यहाँ गांधी जी को निर्विकार तथा अत्यंत पवित्र सिद्ध करने के लिए प्रयोजन से उन्हें आत्मा कहा गया है। ठीक है। उसके बाद व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। मतलब शब्द के जिस व्यापार से, मतलब शब्द के जिस प्रयोग से मुख्य अर्थ भी छिप जाए और लक्ष्यार्थ भी छिप जाए और एक भिन्न अलग ही अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से अन्यार्थ विशेषार्थ का ज्ञान कराने वाला शब्द व्यंजक कहलाता है। ठीक है। जबकि उस व्यंजक शब्द से प्राप्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ कहते हैं। ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा अर्थ की प्रतीति कराने के लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, प्रतिमान्यार्थ, अपेक्षार्थ आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। जहाँ अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति केवल अर्थ पर आधारित होते हैं, वहीं व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होता है। जब तक अभिधा लक्षणा अपना काम करके विरत नहीं हो जाते, व्यंजना का काम आरंभ नहीं होता। ठीक है। जैसे उदाहरण में सुबह के 8 बज गए, तो अगर ऐसा बोला जाता है तो व्यंजना मतलब यहाँ पे यह, जैसे इसके बारे में देखेंगे, यह वाक्य साधारण है लेकिन इसका प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न अर्थ है। जैसे एक व्यक्ति जो जिसका कार्य रात के समय पहरेदारी करना है, तो वह इसका अर्थ लेगा कि उसकी अब छुट्टी हो गई है। एक साधारण कार्यालय जाने वाला व्यक्ति इसका अर्थ लेगा कि उसे कार्यालय छोड़ने जाना है। और एक गृहिणी महिला इसका अर्थ अपने घर के कार्यों से जोड़कर देखेगी। बच्चे इसका अर्थ अपने विद्यालय जाने के समय के रूप में लेंगे। पुजारी इसका अर्थ अपने सुबह के पूजा पाठ से जोड़कर देखेगा। अर्थात वाक्य एक है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावार्थ अलग अलग है। तो मतलब यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होगी। जैसे कि मतलब किसी एक वाक्य का सबके लिए अलग अलग अर्थ होना मतलब व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। ठीक है। उसके बाद व्यंजना शब्द शक्ति के भेद क्या क्या हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो शाब्दी व्यंजना क्या है? जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर ही निर्भर रहता है, वहाँ शाब्दी व्यंजन होता है। इसे भी दो भागों में बांटा जा गया है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। तो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना क्या है? अभिधात्मक शब्द पर आश्रित निर्भर शाब्दी व्यंजना अभिधा मूला व्यंजना कहलाती है। जैसे चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो ये कहते हैं बिहारी। तो उपयुक्त छंद में वृषभानुजा और हलधर के वीर के 3 अर्थ हैं। ठीक है। तो वृषभानुजा का अर्थ हुआ वृषभानुजा मतलब वृषभानु की पुत्री राधा, और उसके बाद वृषभ अनुजा, तो यहाँ पे बैल की बहन को वृषभ अनुजा भी कहा जाता है, बैल की बहन गाय। ठीक है। उसके बाद वृषभानुजा वृष राशि के सूर्य की पुत्री। ठीक है। इसका 3 अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना माना जाता है। ठीक है। उसके बाद हलधर के वीर भी मतलब तो इसमें भी हल को धारण करने वाले बलराम के भाई और बैल के भाई और शेषनाग के अवतार 3 लोगों को मतलब माना गया। ठीक है। तो ये अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होगा। अब देखेंगे लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना क्या है। लाक्षणिक शब्द पर आश्रित व्यंजना को लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। ठीक है। लाक्षणिक शब्द पर आश्रित व्यंजना को लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे फली सकल मनोकामना लुट्यो अनगिनत चैन आज अंचे हरि रूप सखी भय प्रफुल्लित नैन। उपयुक्त छंद में फली का अर्थ है पूर्ण हुई,
लुटियो का अर्थ है प्राप्त किया, और अंचय अंचय का अर्थ है देखा, किंतु व्यंजना से संपूर्ण पद का व्यंग्यार्थ है प्रियतम के दर्शन से अत्यधिक आनंद प्राप्त किया। ठीक है। आर्थी व्यंजना, जहाँ पर व्यंजना का आधार अर्थ विशेष पर हो वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। मतलब व्यंजना का आधार जहाँ पे मतलब अर्थ से लिया जाए। ठीक है। जैसे सागर तीर मीन तरफत है, हुलसी होत जल पीन। उपयुक्त पंक्ति में आर्थी व्यंजना है। कृष्ण के पास होते हुए भी गोपियाँ प्रेम से वंचित है, इसका मतलब अर्थ ये है। तो जैसे यहाँ पे सागर तीर अगर ये सब लिया जाए तो ये तो यहाँ पे मछली की बात हो रही है और सागर की बात हो रही है, तो ये एक तरह से अगर अभिधा में लिया जाए तो ये, लेकिन इसका अर्थ अलग ही है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे व्यंजना माना जाएगा, और इसका अर्थ है कि कृष्ण के पास होते हुए भी गोपियाँ प्रेम से वंचित है। ठीक है। तो यहाँ पे शब्द शक्ति समाप्त होती है, और अगले वीडियो में मैं आपको काव्य गुण पढ़ाऊँगी। तो आप लोग जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।